नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो नीतीश कुमार 10वीं बार कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे गांधी मैदान में। करीब 1 लाख लोगों के वहां जुटने की व्यवस्था की गई है, उम्मीद की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अभी रात को पहुंच रहे हैं, रक्षा मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई एनडीए सहयोगी दलों के बड़े नेता, वो सब पटना में एक जमावड़ा है। इसका संदेश और संकेत है। ये बंगाल के लिए भी है, उत्तर प्रदेश के लिए भी है, और जो आगे आने वाले चुनाव हैं, वो चाहे केरल का हो, असम का हो, तमिलनाडु का हो, पुडुचेरी का हो, 2026 की चुनौतियां भी सामने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी, आप पीछे भी झांक करके देख लीजिए, कभी भी बड़ा मैसेज देने से नहीं चूकते हैं। और बिहार की जो ये जीत है, ये कई मायनों में मैं कहूंगा कि ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक, क्योंकि एक ये भी मैसेज बिहार की धरती से गया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को साधने, जातीयता की राजनीति करने, पिछड़ों की, दलितों की, अति पिछड़ों की, जातीय जनगणना की बातें करके जातीय ध्रुवीकरण करने और हिंदुओं को विभाजित करने का जो प्रयास किया जाता रहा है, राजनीति की जाती रही है, उसको एक बहुत बड़ा झटका यहां से मिला है। कई लोगों की तो साहब नींद उड़ी हुई है। कुछ तो अपने सो कॉल्ड वो पीडीए का नामकरण ही दूसरा कर रहे हैं। लंबी लंबी पोस्टें लिखी जा रही हैं। परिवारवाद की जो महिमा है, उसका गान किया जा रहा है। ममता बनर्जी अलग परेशान है, क्योंकि अगली चढ़ाई तो पश्चिम बंगाल में ही होनी है। और बंगाल में हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, लोग गठरियां बांध करके, कंधों पर, सिर पर लाद करके भागे जा रहे हैं अपने देशों की तरफ। तो ये जो नतीजा आया है, ये बताता है कि किस तरीके से बिहार को जीता गया है, बिहार से एक बड़ा मैसेज दिया गया है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और बाबा रामदास। दोनों को जोड़ लेते हैं। नमस्कार, आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र जी, आपके पास आता हूं। हुआ क्या है? अखिलेश यादव ने पीडीए का नाम क्यों चेंज कर दिया? उसकी नई परिभाषा क्यों गढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? और लगता नहीं आपको कि थोड़ा हिल गए हैं, हिले हुए दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से? बिहार में जाति की राजनीति का इतिहास 50 साल से ज्यादा पुराना है। और बिहार में और यूपी में गैर कांग्रेस सरकार पहली यूपी से पहले बन गई थी 60 के दशक में। तब से ये वहां नंगा नाच चल रहा है और इस जाति के रंगे नाच को मंडल ने और आग में घी डाला था। बिहार का ये 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि जो जो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, आपको अगर भूख लगी है 10 रोटी की, तो जब 5 रोटी खाएंगे तो आपकी भूख कम होती जाएगी और 9वीं रोटी खाते खाते भूख आपकी समाप्त हो जाएगी। तो अब इसमें जो ह्रास का नियम है वो अब अप्लाई हो रहा है। और बिहार की राजनीति का ये स्पष्ट संदेश है कि अब बिहार के मतदाता ने संकीर्ण जातिवाद की राजनीति का जो अक्षय पात्र था लालू यादव के पास, अब उसको रिचार्ज करना बंद कर दिया है। और अब जो जो 11.5 साल बाद
नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से जो समावेशी, सबको समाहित करने वाली, सबको शामिल करने वाली, जो इंक्लूसिव राजनीति की जो बुनियाद मई 2014 में डाली गई थी, सबका साथ सबका विकास, जिसमें बाद में जोड़ा गया विश्वास, उसका असर अब साफ दिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी मंडे को एक अंग्रेजी अखबार के कार्यक्रम में कहा कि मेरे पीएम बनने के पहले 100 जिले थे जिनको बैकवर्ड घोषित करके केंद्र सरकार भूल गई थी, उनको हमने आकांक्षी जनपद के रूप में आइडेंटिफाई किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। 8-10 सालों में उन जिलों में डेवलपमेंट के हर इंडेक्स में वो जिले ऊपर आ चुके हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, सड़कें हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो, ओवरऑल जो अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आया है। तो बिहार की जो राजनीति का ये संदेश, जब बिहार में जाति का ऊपर रिचार्ज होना बंद हो जाएगा, तो उसका सबसे बड़ा अगर भूकंप कहीं आएगा तो उत्तर प्रदेश में आएगा। और आज उसका असर ये देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि केशव मौर्य को तो आपने केवल स्लिप और पर्ची की पावर दी है। वो कहना ये चाह रहे थे कि केशव मौर्य बैकवर्ड कास्ट के नेता हैं, तो इसलिए उनको जो उनका असली जो अधिकार है यूपी में, जो स्थान है यानी मुख्यमंत्री पद का, वो उनको नहीं दिया गया है। और बीजेपी केवल पर्ची और स्लिप की राजनीति करती है, सत्ता की राजनीति नहीं करती है, ये सब उनको कहना पड़ रहा है। तो अब वास्तव में संकट है कि अगर यहाँ का मतदाता भी अगर ये चाहेगा कि हमको 24 घंटे बिजली चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हमको पब्लिक स्पेस में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पर, बाजार में, कॉलेज में, स्कूल में, शॉपिंग मॉल में, सिनेमा हॉल में, हर जो है महिलाओं को सुरक्षा का भाव चाहिए, पब्लिक प्लेस में हमको एंजाइटी, तनाव, असुरक्षा का भाव नहीं चाहिए, तो ये सरकारों को देना पड़ेगा। अब ये आकांक्षा का स्तर जो है बीजेपी ने, योगी जी ने यूपी में, ही हैज रेज्ड द बार। अब जो है न्यूनतम परफॉर्मेंस का बार उठ गया है। अब खाली ये नहीं चलेगा कि भाइयों मंडल लागू हो गया है और डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। तो और समाजवादी पार्टी में ये कहा जाता था कि परिवार रहे शासन में, कार्यकर्ता रहे अनुशासन में। अब ये भी नहीं चलेगा। परिवार शासन में रहे, कार्यकर्ता अनुशासन में रहे, लेकिन जनता की भी आकांक्षा की चिंता परिवार को और कार्यकर्ता दोनों को करनी होगी, जैसा बीजेपी करती आई है। और जिस तरीके से उसने एक जनता का नया विश्वास हासिल किया है, ये अनूठी घटना देश के इतिहास में हो रही है कि 10.5 साल बाद, बिहार में 20 साल बाद भी सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी रुझान का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है। इसके बारे में आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस को और ये कंसल्टेंट और ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय पर चलने वाले नेता श्री राहुल गांधी को इस पर विचार करना चाहिए। ये कंसल्टेंट आपको लैपटॉप लेके आते हैं, आपको 4 डाटा बताते हैं, ग्राफ बताते हैं और आपको 2-4 नारे सुझाते हैं कि चौकीदार चोर है, वोट चोरी हो गई, और ये लेके चल देते हैं। अब अगर जनता की आकांक्षा को रिप्रेजेंट करने वाली बात आप नहीं करेंगे, आप जनता की भाव को अगर आवाज नहीं देंगे, जनता की भाव को आर्टिकुलेट नहीं करेंगे, तो जनता का विश्वास आपको हासिल नहीं होने वाला है। इलेक्शन में आप तालाब में कूद गए और उसके बाद आप जो है जूते पहनकर खेत में हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, कहीं आप इमरती बना रहे हैं, कहीं आप जो है मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहे हैं। तो अब केवल लगता है कि केवल जो निर्मल बाबा के फॉर्मूले के अनुसार अब कृपा कहाँ अटकी हुई है, एक बार चाय बेच के भी देख लें। तो ये एक बहुत सकारात्मक संदेश है देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, कि केवल जात की राजनीति आपने जो है आपने गुणा भाग किया, इतनी मेरी जाति के, इतनी उसकी जाति के, बस 30-32-35% हो गया और जितने भर की सीट मिल जाएगी हम सरकार बना लेंगे, 5 साल हम जो है फिर अपने परिवार की सेवा करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये राजनीति अब नहीं चलने वाली है। आपको परफॉर्मेंस का और जनता को आपने क्या डिलीवर किया। बिहार में ये बात बहुत साफ दिख रही थी कि नीतीश गवर्नमेंट ने तो जनता को करके दिखा दिया, डिलीवर कर दिया। आप केवल जो है आश्वासन दे रहे थे और ऐसे आश्वासन दे रहे थे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को भी शर्म आ जाए। आपने कहा 1 करोड़ लोगों को हम सरकारी नौकरी दे देंगे। बिहार का रेवेन्यू जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए का है
और 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ये पैसा एकाएक कहां से आ जाएगा 10-15 गुना? तो ये सारी बातें बिहार में चली नहीं। और वोट चोरी का नारा जहां तक है, एक बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शकील अहमद ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए, 65 लोगों ने कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं किया, 65 लोगों ने कहीं किया, या 6.5 लोगों ने भी कहीं लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम मतदाता सूची से काट दिया गया और मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया गया। ये सारी बातें हैं और राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए, उनके 20 साल के पॉलिटिकल कैरियर में उनके खाते में केवल एक ही सफलता है, जो उन्होंने झूठा नारा कि संविधान खत्म, आरक्षण खत्म का नारा दे करके वो लाल किताब जो आज भी लहराते हैं, उनकी सीटें बढ़ के हो गई थी 99। और उसके बाद से जून 2024 के बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी का मनोबल टूट गया है, सरकार बड़ी कमजोर है, नरेंद्र मोदी का विश्वास, आत्मविश्वास चला गया है, ये सरकार जेडीयू की और टीडीपी की बैसाखी पे चल रही है, कभी भी गिर सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को दुरुस्त करने में, अपने को रिकैलिब्रेट करने में तनिक भी समय नहीं लगाया। जून में सरकार बनी 2024 में, और 3 महीने बाद जो है चुनाव था हरियाणा में, और पिछले 3 चुनाव में बीजेपी की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस आई, 48 सीट लाकर के दे हैड ए क्लियर मेजोरिटी। उसके बाद नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, दे हैड ए बेस्ट परफॉर्मेंस, क्लियर में उनकी अपनी मेजोरिटी, अकेले बीजेपी की सीट 132 हो गई थी। उसके बाद दिल्ली में चुनाव हुआ, दे हैड द बेस्ट परफॉर्मेंस विद ए क्लियर मेजोरिटी, और चौथा चुनाव हुआ है बिहार में जिसने सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो आप और फिर भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और अन्य लोगों को, जो उनके गठबंधन के साथियों को मिला करके 1.5 करोड़ वोट मिले हैं। तो ये सब, तो ये वोट चोरी का नारा वहां जनता ने खुद ही ध्वस्त कर दिया। तो अब जो है, जो ठोस जो जनादेश है, उसको अगर आप अगर विनम्रता से नहीं पढ़ेंगे, अभी भी कांग्रेस ने ये नहीं कहा है कि हम बिहार की जनता के जनादेश को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, बल्कि वो लोग कह रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है, यानी मुख्य चुनाव आयोग के ऊपर भी व्यंग किया जा रहा है। तो इससे ये अपने लिए अपनी कठिनाई को बढ़ाएंगे, अपना भला नहीं करेंगे, और अगर सीख नहीं ली तो यूपी में इससे बुरा हाल होगा। बाबा जी के पास चलते हैं। बाबा जी, आज अखिलेश यादव ने कोई 2 किस्तों में बड़ा लंबा ट्वीट किया है जी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है, थोड़ा सा जरा रोशनी डालिए, और इस ट्वीट में है क्या बाबा जी, जरा ये भी बताइए। सर, उससे पहले कल उन्होंने, वो एक राजीव रंजन नाम के एक पत्रकार हैं, शायद न्यूज 24 में या किसमें, उन्होंने एक 5-6 मिनट का वीडियो बनाया कि भैया मैंने आरजेडी की 5-6 रैली अटेंड की, वहां पर मैंने देखा कि आरजेडी की रैली में 5000 कार्यकर्ता और सुनने वाला आता था, तो वो अपनी उद्दंडता, अपनी बदतमीजी, अपनी गुंडागर्दी इतनी सड़क पे मचा देता था रैली में कि उसको देख के 10,000 वोटर जो है वो विरोधी खेमे में चला जाता था कि अरे अब इनकी सरकार आई नहीं है, जब अब इनकी इतनी गुंडागर्दी है तो ये सरकार में आके क्या करेंगे, और जंगल राज की याद ये खुद ताजा करा देते थे। इस वीडियो को अखिलेश ने कल अपनी वॉल पे अखिलेश यादव के नाम से शेयर किया और अपने सभी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि तुम लोग सुधर जाओ। और आज परिवारवाद का वो एक इतनी लंबी पोस्ट लिख दी, पर मैं अखिलेश जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। ये वही अखिलेश जी हैं जो आज से सिर्फ कुछ 1-1.5 महीना पहले अवनीश अवस्थी, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस रिटायर हुए हैं, उनको नाम लेके धमका रहे थे कि हमारी सरकार आने दो, तुमको देख लेंगे। इससे पहले सलाहकार है वो, हाँ, अभी भी मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, अभी भी वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, और उनको नाम लेके धमका रहे थे कि हमारी सरकार आने तो तुम्हें देख लेंगे। जिसने हमको सोशल मीडिया पे जिसने मुझको टोटी चोर कहा है उसको भी देख लूंगा,
उधर वो मुख्तार अंसारी का लड़का बोलता है कि सब अभी ये जितने अधिकारी हैं और उनको 6 महीने तक बदलेंगे नहीं, पहले इनका हिसाब करेंगे। सर कल तक तो तुम खुद ही गुंडों वाली भाषा बोल रहे थे, आज कार्यकर्ताओं को मना कर रहे हो कि तुम लोग गुंडा। अरे जब बाप गुंडा है तो बिटवा काहे नहीं गुंडागर्दी करेगा सर। दूसरी चीज ये भूल गए कि ये वही कार्यकर्ता है जो खुद इनकी पत्नी को, डिंपल भौजी को प्रयागराज में छेड़ दिए। उनको अंत में कहना पड़ा कि है, पहले बोली गए मैं भैया से शिकायत कर दूंगी, जब तब भी नहीं माने तो बोली मैं वन छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था समाजवादी गुंडों ने। तो सर ये गुंडागर्दी से बाज आने वाले लोग हैं। अच्छा, बिहार के रिजल्ट से इतनी बुरी तरह डर गए हैं कि उन्होंने सबसे पहला तो निर्देश ये जारी किया है कि कोई भी सपा का कार्यकर्ता किसी सवर्ण को कोई उल्टी सीधी बात सोशल मीडिया पे नहीं लिखेगा, बोलेगा, एकदम डिसिप्लिन में रहना है। नंबर 2, सर आप इनको तुरंत इनका पैराडाइम शिफ्ट देंगे कि कल तक इनके कार्यकर्ता जो रामचरितमानस और मनुस्मृति जला रहे थे और कुंभ को क्या नाम गंगा जी को जो है वो गटर का वो बता रहे थे और नाच गाना बता रहे थे, रामलला के दर्शन, और उसको अवधेश को जो है अयोध्यापति बता रहे थे, अयोध्या के राजा। तो वो है सर, ये इनको समझ में आ गया है 80% सनातनियों को चिढ़ा के चुनाव नहीं जीता जा सकता। एमवाई के बल पे राजनीति नहीं हो सकती। एमवाई के बल पे राजनीति करेंगे तो उससे उस तेजस्वी से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। एक तो ये बात इनको बिहार से समझ में आ गई है। तेजस्वी का भी तो बयान आया है बाबा जी, तेजस्वी ने भी कहा है कि हम सभी धर्मों का और सभी जातियों का सम्मान करेंगे। अब तक क्यों नहीं किया? अब तो करना ही पड़ेगा। और जहां तक सर परिवारवाद की बात है, सर परिवार की जो जूतम पैजार मची है लालू के परिवार में, और परिवार की एंटी इनकम्बेंसी आज तक तेजस्वी झेल रहे हैं। परिवार, उनके माँ और बाप का जो दंगल राज था वो आज 20 साल बाद भी लोग भूले नहीं है। तो सर हिंदू समाज यूपी का कैसे भूल जाएगा कि अखिलेश का बाप वही है जिसने सरयू लाल कर दी थी। अरे सर, वृंदावन में 15 एकड़ जमीन जो है मंदिर की कब्रिस्तान को सौंप दी थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस कराई। तो सर ये परिवार के बैगेज से छुटकारा भी चाहता है। अच्छा, दूसरी चीज है, जो वो ओवैसी ने जो सर कबूतरों के बीच में एक बिल्ली छोड़ रखी है कि वाह बेटा हम खाली दरी उठाएंगे और तुम्हारा परिवार राज करेगा, हमारे वोट से राज करेगा। हमारा वोट 20%, तुम्हारा वोट 8%, तुम्हारा वोट मिलना नहीं है, 20 से 30% भाजपा में चला जाना है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे। हमने क्या तुम्हारे परिवार की दरी बिछाने का, पालकी ढोने का ठेका ले रखा है? सर ये बात मुसलमानों ने बड़े गौर से सुनी है बिहार में, और यूपी में भी सुनेंगे। तो सर एक तो इनको अपने परिवार का जो बैगेज है ना उससे पिंड छुड़ाना है अखिलेश को, और अपने परिवार के कुकर्मों को ढक के, और परिवार की लेगेसी तो चाहिए ही चाहिए। तो सर इन्होंने एक बड़ी ढुलमुल सी पोस्ट लिखी है। वो पोस्ट इतनी लंबी है, और वो इसने नहीं लिखी सर, ये तो लिख नहीं सकता। वो लक्ष्मण यादव नाम का इसके एक गुर्गा है जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था एडहॉक पे, फिर बाद में उसको लात मार के भगा दिया गया। तो उस अब ये फुल टाइम जो है वो रहा है, बीबीसी में भी रहा है, बीबीसी में भी रहा है। हाँ, तो इनके ट्वीट और पोस्टें लिखता है वो, इनका सोशल मीडिया हैंडल समाता है, ये उसकी लिखी हुई पोस्ट है, उसका स्टाइल मैं जानता हूं लिखने का। सर परिवारवाद को जनता नकार चुकी है, और इनके परिवार के कुकर्म यूपी की जनता को अच्छी तरह याद है, और ये इतनी बुरी तरह डर गए हैं, इनको लग गया है कि भैया न यादव वोट देंगे न मुसलमान वोट देंगे, हिंदुओं को मैंने पहले ही नाराज कर रखा है।
तो इनको अपनी कुर्सी बहुत बुरी तरह, अपना जो राजनीति है ना सर, वो बहुत बुरी तरह हिलती हुई नजर आ रही है। इसी से डर के ये सब ये किसी तरह से डैमेज कंट्रोल का काम कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात और ये कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11.5 साल में केंद्र में और यूपी में 8.5 साल योगी जी ने जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र की एक बुनियादी संस्था होती है और जिस तरीके से संस्थागत तरीके से काम किया है, स्टेट मशीनरी के नाम की संस्थाएं अपना काम करती हैं और पॉलिटिकल पार्टी नाम की संस्था उसको सुपरवाइज करती है ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी की नीतियां स्टेट लागू कर सके। तो क्षेत्रीय पार्टियां किसी संस्थागत स्ट्रक्चर को मानने को तैयार ही नहीं है, केवल इसलिए बीजेपी में कोई सुप्रीमो नहीं है, अमित शाह या नरेंद्र मोदी सुप्रीमो नहीं है, योगी आदित्यनाथ यूपी के सुप्रीमो नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो संगठन के निर्देश पर काम करते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों में जब प्राइम मिनिस्टर परिवारवाद की बात करते हैं और जब ये बताते हैं कि ये लोकतंत्र का इसने बहुत नुकसान किया है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। अब आज जो उन्होंने पोस्ट लिखी है कि नरेंद्र मोदी जो है कि बीजेपी परिवार का अपमान कर रही है, ये भारतीय सभ्यता की प्राचीन वैल्यू है उसका अपमान कर रही है, तो ये असली सवाल को डक कर रहे हैं, बच रहे हैं। आप भी एक संस्थागत फ्रेमवर्क में काम करने की आदत डालिए और केवल पूरी पार्टी एक व्यक्ति पे निर्भर ना रहे। पूरी पार्टी में कोई भी रीजनल पार्टी आप देख लीजिए, बिहार में, यूपी में, इवन जो पार्टियां बीजेपी के साथ हैं वो भी केवल एक व्यक्ति पे निर्भर है। तो अब आपको जो है ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रक्चर्ड हायरार्की में पॉलिटिकल पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है जो किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी पे आधारित नहीं है। इस ढांचे पे आना होगा। यदि इस पे आप नहीं आएंगे तो आप जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं अब ये जानना चाहता हूं वीरेंद्र जी, बिहार का जो नतीजा आया है इसका बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर किस तरह का प्रभाव आप देखेंगे? थोड़ा संक्षेप में, उसके बाद बाबा जी की भी इस पर टिप्पणी लूंगा और फिर हम नीतीश जी जो 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी के अंदर की जो असुरक्षा है वो उन्होंने स्वयं बयान कर दी है और उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को उन्होंने एनआरसी का दर्जा उन्होंने स्वयं दे दिया है और उन्होंने इतना आतंक, इतना भय, इतना पैनिक क्रिएट कर दिया है कि हजारों की संख्या में बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़कर जा रहे हैं। कलकत्ता में एक ऐसा इलाका है जहां पे 1 लाख से अधिक की आबादी है लेकिन वोटर लिस्ट में केवल 4,000 नाम है, तो बाकी ये 95-96 हजार लोग कौन है? बंगाल से ये खबरें आ रही हैं कि लोगों के घर में जो डोमेस्टिक सर्वेंट या जो आते थे काम करने अब वो नहीं मिल रहे हैं। यही खबर गुड़गांव से आ रही है और जगह से आ रही है। तो ममता बनर्जी का पैनिक तो बहुत साफ है। बिहार में के चुनाव का यूपी में गहरा असर होने जा रहा है क्योंकि अब ये जो है ये साफ हो गया है कि केवल कट्टर जातिवाद की राजनीति, गाली देने की राजनीति, सनातन धर्म को कलंकित करना, रोज गाली देना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये सनातन धर्म कोई इस्लाम नहीं है या क्रिश्चियनिटी नहीं है। यहाँ पर ब्लास्फेमी का कोई सिद्धांत नहीं है। भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं, भगवान राम हमारा इतिहास है, भगवान कृष्ण हमारा इतिहास है, वो इस धरती पे हैं और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो वो हमारे आराध्य हैं, हमारे आदर्श पुरुष हैं और उसको हम भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ गॉड नहीं होता है, भगवान का अर्थ होता है पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो इसका असर यूपी में बहुत पड़ने वाला है और 2027 में केवल जो 3 चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर सेक्टर और बिजली, ये 3 और चौथा एम्प्लॉयमेंट, ये इतने 4 बड़े मुद्दे सरकार के पास होंगे कि समाजवादी पार्टी को तो मुद्दों का अभाव होगा। 8.5 साल में यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी केवल 2 मुद्दे उठाती है, लॉ एंड ऑर्डर और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार के अनुसार आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये आरोप कभी आज तक वो साबित नहीं कर पाए। तो अगले चुनाव में ये किस मुद्दे पे बीजेपी से मुकाबला करेंगे, यही सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए। बिल्कुल सही बात है। बाबा जी, बिहार ने जो संदेश दिया है
जो जातीयता की सियासत वहां खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, ये काम अगर अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी सिरे चढ़ गया तो क्या हम मान लें कि जातीयता के जहर से अब राजनीति मुक्त हो जाएगी और अब विकास की और जो है वो तेज गति से अग्रसर होती हुई दिखाई देगी? सर मैं आपके इस सवाल पे आने से पहले जरा एक बंगाल वाली बात बता दूं। आज मैंने और संजय दीक्षित जी ने भी इसी पे एक प्रोग्राम किया है। सर ये जो बंगाल से भागने वालों की लंबी लाइन लगी है और लाखों की संख्या में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग रहे हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि 1 सितंबर 2025 को जब राहुल गांधी ये वोट चोरी का झूठा फ्रॉड रच रहे थे सड़कों पे वोट अधिकार यात्रा के रूप में, तो उस वक्त भारत सरकार एक कानून लागू कर रही थी जिसका नाम है इमिग्रेशन एंड 2025। उसमें सर अगर आप किसी गलत तरीके से भारत में प्रवेश किए हैं बिना पासपोर्ट वीजा के या किसी फ्रॉडुलेंट तरीके से किसी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के सहारे, तो आपको 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। अगर आपको सरकार पकड़ लेगी रैंडम और आपके पास कागज नहीं है और आप अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए, तो सीधे जेल में और 5 लाख। और जो आपको लेके आया, जिसने आपका यहाँ रहना फैसिलिटेट किया, जिसने आपको वोटर लिस्ट में नाम लिखाया, जिसने आपका आधार बनवाया, जिसने आपका राशन कार्ड बनवाया, वह भी जाएगा। आप अगर स्टूडेंट हैं, इलीगली भारत में पढ़ रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज जाएगा। अगर आप अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, वो अस्पताल जाएगा। और किसी भी फॉरेन नागरिक की उपस्थिति की सूचना देना भारत सरकार को अनिवार्य है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी 50,000 से 5 लाख का जुर्माना होगा। तो सर ये अच्छा, ममता बनर्जी ने क्या किया कि बोल दिया कि अरे ये SIR नहीं एनआरसी है। तो सर लोग अब वो जो पैनिक ममता ने तो कुछ और सोच के क्रिएट किया था। अब लोगों को लग गया कि अरे यार ये तो 5 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना कौन भरेगा भैया, इससे अच्छा बांग्लादेश ही चलो। अच्छा, ये बहुत सालों से कहते आ रहे हैं कि तुमको पकड़ के कैंपों में डाल देगी गवर्नमेंट, ये मोदी तुमको पकड़ के कैंप में डाल देगा। तो उन्होंने कहा अरे सिर्फ कैंप में नहीं डाल देगा, जेल में डाल देगा, 5 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। अगर 5 लोगों का परिवार पकड़ गया तो कहां से साला 25 लाख लेके आएंगे। इसलिए वो बंगाली से भाग रहे हैं और ममता बनर्जी को ये दाव पड़ गया उल्टा। और सर यही सेम चीज यूपी में आपको देखने को मिलेगी। और SIR की वजह से रिजल्ट क्या आता है ये बिहार में देखने को मिल गया। तो सर निश्चित रूप से पैनिक और भगदड़ तो मचनी ही है। अब आपने जो सवाल दूसरा वाला पूछा था ओरिजिनल, वो तो मैं भूल गया सर, वो याद दिला दीजिए। नहीं, वो ये था कि ये बिहार से जो मैसेज आया है, जिस तरीके से जातीयता की राजनीति वहां खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और जो एक बना बनाया स्ट्रक्चर था वो भी ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा। क्या उत्तर प्रदेश में भी अगर जारी रहा तो देश से जातीय आधार पर जो राजनीति होती आ रही है ये खत्म होने की तरफ उन्मुख हो जाएगी? सर नीतीश बाबू ने और योगी जी ने और मोदी जी ने भारत में एक नई राजनीति शुरू की है, डिलीवरी की राजनीति। जो वादा करो उसको डिलीवर करो और जितना वादा करो उसका 10 गुना ज्यादा डिलीवर कर दो। सर ये जो है ना, अब लोग कोरी लफाजी और सिर्फ इसलिए कि हमारी जात का जो है CM होगा, हमारी जात का MLA MP होगा, हमारी जात का PM होगा, इससे नहीं संतुष्ट है। वो कहते हैं मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलेगा। तुम्हारा लौंडा तो लैम्बोर्गिनी में चलता है, मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने से। तो सर वो डिलीवरी सिर्फ बीजेपी और बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट्स में है। मैं यहाँ पंजाब में बैठा हूं सर, जंगल राज क्या होता है अगर सचमुच देखना है तो पंजाब में आके देखिए। परसों फिरोजपुर में एक युवा संघ के नेता की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। उससे एक हफ्ता पहले जगरांव में एक कबड्डी प्लेयर की गोली मार के हत्या कर दी गई। और प्रतिदिन हजारों एक्सटॉर्शन कॉल आती हैं व्यापारियों के पास। तो सर पब्लिक देख रही है कि यूपी में क्यों लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त है और पंजाब में क्यों खराब है।
तो लोग जवाब मांग रहे हैं सर। यूपी के लोग भी जवाब मांगेंगे अखिलेश यादव से कि आखिर तुमको क्यों दे दें वोट। और सर ये जवाब सबसे ज्यादा मांगा खुद यादवों ने। बिहार में भाजपा के और जेडीयू के ज्यादा, दुगने से ज्यादा एमएलए जीत के आए हैं। जी जी। तो सर बिहार का मैसेज तो बहुत स्ट्रांग आया है। बाकी अभिषेक भाई आ चुके हैं, उनको ज्यादा इंतजार कराना ठीक नहीं है। बाबा जी एक बात केवल ये कह रहा हूं कि बिहार ने ये साबित कर दिया है कि जाति की राजनीति अब बिना प्रीमियम की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। अगर राजनीति करनी है तो प्रीमियम देना होगा, यानी जनता को डिलीवर करना होगा। लालू यादव को ये लगता है कि जाति की राजनीति बिना प्रीमियम की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब प्रीमियम देना पड़ेगा भाई, काम करना पड़ेगा। अभिषेक तिवारी जी का स्वागत कर लेते हैं। अभिषेक जी, बहुत आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं जानता हूं कि आप इस समय कितनी राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच समय निकाल करके जुड़ रहे हैं, और इससे पहले भी आप धीरेन जी के साथ थे, और अभी 9:30 बजे आपको अपना प्रोग्राम भी करना है। तो दर्शकों से ये निवेदन है, 9:30 बजे के अभिषेक तिवारी शो में जरूर जुड़े, क्योंकि मैं भी वहां जाने वाला हूं। अभिषेक जी, आप ये बताइए, 10वीं बार नीतीश बाबू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कितनी बड़ी घटना है ये, केवल बिहार के लिए नहीं, देश के लिए। आसान नहीं है इतने लंबे समय तक एंटी इनकम्बेंसी को फेस करना, लोकप्रियता के शिखर पर रहना। और हमने देखा है, जितनी स्वीकार्यता, जितनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर है, उससे कम नीतीश बाबू की नहीं है। सबसे पहले तो सर आपको सभी को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, वीरेंद्र सर को प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम। ये बात ठीक है, नीतीश कुमार जी आज अगर देखा जाए 2014 से 2024 तक सेचुरेशन पॉइंट पर रहे। नीतीश जी अपने स्वर्णिम दौर पर लोग कहे जाते हैं कि 2005 से 2010 तक लोग कहते हैं कि रहे, पर मेरा मानना है कि अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वो अब देने जाएंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी है और इस बार वो मूड में भी है कि भाई अब फैक्ट्रीज आनी चाहिए और ये सब पर काम हो रहा है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है इस बार वो जो पूरा रोड मैप था वो तैयार दिखता है, नए चेहरे दिखते हैं, और नरेंद्र मोदी जी की डिलीवरी तो है ही। तो मेरा ये मानना है कि अब यहां से आने वाले समय में मैं आईटी कंपनी की बात नहीं करूंगा, मगर मैन्युफैक्चरिंग में बिहार को आप जाते हुए देखेंगे, स्पेशली टेक्सटाइल जोन में और जो सर्विस सेक्टर है। ये दो सेक्टर में बिहारी जो है वो हमला करने वाले हैं। अन्य राज्य के जो निरंकुश शासक हैं, जैसे मैं पंजाब की तरफ जाऊंगा, वहां एक्सटॉर्शन आ रहा है। पंजाब के व्यापारी, बड़ी कंपनी शिफ्ट होंगी अब बिहार में। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी है। उनको पता है कि यहां पर सत्ता की स्टेबिलिटी आ गई है। लोगों ने आउटराइट जाकर के जंगल राज को नकार दिया है, लालू परिवार उनके कुनबे को नकार दिया है। यहां पर लोगों के ऊपर जो ट्रस्ट बनेगा वो एक अलग इंपैक्ट करेगा। तो सिर्फ उसमें पंजाब नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे तमिलनाडु का वो त्रिशूर का वो पूरा एरिया, वो पूरा बेल्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से शिफ्ट करेगा बिहार में। उसके दो फैक्टर है। एक लोग जरूर कहते हैं कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, मगर उसका एक फायदा है। बिहार से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर कैलकाटा है, और वहां से सीपोर्ट एकदम बिल्कुल शानदार। एक बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि नितिन गडकरी जी का करिज्मेटिक प्रोजेक्ट है, वो अगले 2-3 साल में निर्मित हो जाएगा। एक बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर बन जाए, फिर काहे का बिहार लैंडलॉक स्टेट सर। उसके बाद तो बिहार हर बॉर्डर एरिया तक कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप असल बिहार के ग्रोथ की कहानी शुरू होगी। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी घटना है। लोग आज पत्रकारिता जगत में बेईमानी करते हैं, लालू के नाम से लोग बताते हैं बिहार को नीतीश के नाम से बताना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता निरंतरता के साथ पिछले 25 सालों में वो नीतीश को वोट कर रहे हैं। ये बात और है कि 2000 में सत्ता नहीं आई नीतीश कुमार जी की, मगर लोकसभा में समता पार्टी और एनडीए अलायंस को 26 सीटें मिली थी। ये चमत्कार से कम नहीं था। 2005 में सत्ता में आए, और तब पहली बार लोकसभा में भी 2004 में
हर जगह एनडीए हारी थी, मगर बिहार ने एनडीए को स्वीकार किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्वीकार किया था और 34 सीटें दी थी। ये बताता है कि बिहार जो है वो एनडीए के का ये जो अलायंस है उसको कितना स्वीकार करता है, और ये पिछले 20 साल की स्टोरी है। और अगर 20 साल की स्टोरी में कुछ नहीं बदला, तो जो लोग सोच रहे हैं कि आगे आने वाले 5-6 सालों में कुछ चमत्कारिक ढंग से बदल पाएंगे, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट गोना हैपन, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, उन स्टेट्स के लिए बिहार एक चैलेंज बन के उभरने वाला है, जहां पर भयंकर निरंकुशता है, भयंकर रूप से मतलब व्यापारी फ्रेंडली सरकारें नहीं है, उनके लिए टफ टाइम देने जा रहा है बिहार। और बिहार उठेगा सर, मेरा मानना है, क्योंकि इस बार बिहार में लोगों में आकांक्षा दिखी है, बिहार के लोग बिजनेस की ओर जाने लगे हैं और सरकार बैठी है उनको सपोर्ट करने के लिए। अभिषेक जी, एक चीज और जोड़ लीजिए, सॉफ्टवेयर पार्क और डाटा सेंटर, अब ये भी बिहार में आएगा। नहीं, वो तो मैंने सर्विस सेक्टर में पहले बोला। देखिए, जहां सर्विस सेक्टर है, बिहारी सर्विस सेक्टर में पहले से ही आगे हैं। आप देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, 18 और 19 साल के 2 युवा भाइयों ने ठेकुआ ब्रांड से एक कुकीज स्टार्ट किया, और वो विद इन 1.5 साल के अंदर 5 करोड़ का उसका टर्नओवर हो गया। वो पूरे देश में सप्लाई कर रहे हैं सर बिहारी ठेकुआ को। ऐसा नहीं है कि बिहार में ठेकुआ कोई नई चीज है, सब लोग जानते हैं बनता है, लेकिन जो नया एस्पिरेशनल यूथ है उसने इसको समझा कि ओके, जब बिहार में लोग पसंद कर रहे हैं, यूपी में पसंद कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में भी करेंगे। चलो इसको बनवा के लार्ज स्केल पर बढ़िया से सेल करते हैं। तो बहुत कुछ है, बिहार सर्विस सेक्टर में बिल्कुल आगे आएगा। और ये जो जातीयता की राजनीति कर रहे थे अभिषेक जी लोग, इनको जवाब मिला? नहीं सर, मैंने एक भी पोस्ट अगेंस्ट प्रियंका भारती या फिर ऐसे लोग जो उनके और प्रवक्ता हैं या ट्रोलर हैं नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि यूपी के वो लोग सावधान हो जाए। मैं चाहता हूं कि यूपी चुनाव से पहले इस प्रकार के भाषण आए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जब 2022 में हम लोग बात करते थे सर चुनाव के संदर्भ में, आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे, तो एक बात मैं कहता था कि आपको नहीं लगता अखिलेश आ रहे हैं, धमकी ज्यादा लग रही है? तो मैं चाहता हूं कि ये लोग धमकी दें, ताकि एक्चुअली इनका मूल स्वरूप ही यही है। तो मूल स्वरूप में कुछ अगर बदलाव करेंगे तो इंडिया को मुश्किल होगी। मैं चाहता हूं इस प्रकार की राजनीति करें, वो सनातन धर्म को गाली दे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप जितना देंगे ये सारी चीजें, देखिए सर, जाति की राजनीति के यादव से ये होगा, यादव रंगदार बनेगा, वो देखा ना हमने गाने बजाने में, कि भैया के सत्ता आएगा तो बहनों को उठा लेंगे कट्टा सटा के, ये सब जो गाने बजे, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो मैं इनको सुधारना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये सुधरे। ये इसी प्रकार से करें ताकि 2027 में गाजे बाजे के साथ योगी जी 300 सीट जीत के आए। बाबा जी, कल गांधी मैदान से क्या मैसेज जाने वाला है? सर, गांधी मैदान से सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर आप डिलीवरी की राजनीति करते हैं तो 20 साल बाद भी जनता आपको, तब आप 20 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल सकते हैं। यदि आप जनता को होप देते हैं, यदि आप लॉ एंड ऑर्डर पे काम करते हैं, यदि आप ईमानदारी से डिलीवरी करते हैं, तो आप बिहार, अच्छा सर मैं एक बार बताऊं, बिहार की जो दशा थी ना, वो इतनी होपलेस थी कि बाकी लोग 0 से शुरू करते हैं, बिहार ने तो -100 से शुरू किया था। तो पहले 10 साल तो उनको -100 से 0 आने में लगा। अब उनकी जर्नी 0 से 100 की तरफ शुरू हुई है। और सर एक चीज मैं जानता हूं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कहा जाता है कि जो फर्स्ट बिलियन है ना, वो कमाना सबसे कठिन होता है, उसमें 10 साल लग जाता है, पहला बिलियन का जो रेवेन्यू होता है। और सर फिर उस 1 बिलियन से 100 बिलियन पहुंचने में तो ये चुटकियों में पहुंचता है। सर बिहार ने जो वो जो एस्केप वेलोसिटी है ना सर, वो हासिल कर ली है। अब आप देखेंगे कि बिहार अगले 5 सालों में कितनी तेजी से डेवलप करेगा। आप मुझे ये बताइए, किसी ने सपने में भी सोचा था कि यूपी जैसा बीमारू स्टेट मात्र 8 सालों में 33,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन जाएगा?
किसी ने सोचा था कि आज भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और सबसे ज्यादा 4 लेन्स जो है वो यूपी में है? किसी ने सपने में भी सोचा था कि आज भारत में पूरे देश में जितना टूरिज्म होता है उतना अकेले यूपी में होता है, उतना अकेले कुंभ में हो जाता है एक इवेंट में? सर अयोध्या में 25 के 6 महीनों में 24 करोड़ तीर्थयात्री आके जा चुके हैं। जा 25 चुके हैं। करोड़ हाँ, तो किसी ने सोचा केवल था 6 ये? महीनों में। तो सर यही बात है कि वो जीरो से जो पहला वो जो तो उस गड्ढे से निकलने में जो टाइम लग जाए वो लग जाए। अब तो सर ऊपर उठने का टाइम है और बिहार का स्वर्ण काल वाकई शुरू होगा कल से। बहुत बहुत असली धन्यवाद बाबा रामदास जी, अभिषेक तिवारी जी, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम और जय